Hello students, today our topic is Python pandas, and in this lecture we are going to discuss data frame. In our last lecture we already discussed series, so let's start. First of all, what is a data frame? A data frame is a two-dimensional data structure. That means data is aligned in a tabular fashion in rows and columns. तो लास्ट टाइम हमने देखा था सीरीज़ के बारे में. सीरीज़ आपका वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर था जिसमें आपका सिर्फ एक कॉलम होता था. तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डेटा फ्रेम क्या है आपका? डेटा फ्रेम बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा को मैनेज किया जा सकता है, और ये टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है. इट मीन्स इसमें जो डेटा अरेंज होगा वो किसकी फॉर्म में होगा? रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म्स में. सिंपल वर्ड्स में हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि इसमें एक से ज़्यादा कॉलम होंगे, ठीक है, जबकि सीरीज़ में सिर्फ एक ही कॉलम होता था. तो पिछली बार जब हमने सीरीज़ को डिस्कस किया था तो ये भी देखा था कि डेटा फ्रेम दो या दो से ज़्यादा सीरीज़ को कंबाइन करके बनाया जा सकता है. इस डेटा फ्रेम कैन बी मेड बाय यूजिंग टू और मोर सीरीज़. क्लियर? तो ये डेटा को मेंटेन करने के लिए रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में डेटा फ्रेम को हम यूज़ करते हैं, और ये पाइथन पांडाज लाइब्रेरी पाइथन की उसके थ्रू ये पॉसिबल है. ठीक है, लाइब्रेरी का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि लाइब्रेरी में काफ़ी बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं पर्टिकुलर एक लाइब्रेरी में. तो अभी जो पांडास हम लाइब्रेरी यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, इसमें हमें अगर सीरीज़ में डेटा फ्रेम में डेटा को मैनेज करना है, डेटा को रिट्राइव करना है, कोई कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके अंदर, पांडास के अंदर. अगर आपको फंक्शन का पता है, लाइब्रेरी पांडास है, तो आप ये सब काम कर सकते हैं. आगे देखेंगे किस तरीके से पॉसिबल है, लेकिन उससे पहले इसके फीचर्स को थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं डेटा फ्रेम के. देखिए, पोटेंशियली कॉलम्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. जब हम बात करते हैं कि इसमें एक से ज़्यादा कॉलम है, मोर देन वन कॉलम्स है, तो यहाँ ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये कॉलम्स, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि सभी कॉलम्स का डेटा टाइप एक ही होना चाहिए. सभी कॉलम्स का डेटा टाइप अलग अलग हो सकता है. साइज म्यूटेबल, साइज चेंज किया जा सकता है, साइज फिक्स नहीं है, ठीक है. लेबल्ड एक्सेस रोज एंड कॉलम्स, तो जो भी इसके रोज एंड कॉलम्स होते हैं सभी का एक नेम होता है, आपका एक नंबर होता है, वो दिए जाते हैं रोज़ को भी और कॉलम को भी. और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी होती हैं इनके, दिए भी जा सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर जैसे रो स्टार्ट हो रही है तो 0 1 2 3 इस तरीके से स्टार्ट हो रही है, लेकिन अगर आप इसे रीनेम करना चाहते हैं, जैसे रो 1 रो 2 रो 3 इस तरीके से देना चाह रहे हैं, तो वो भी पॉसिबल है. सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कॉलम पर. कॉलम भी डिफ़ॉल्ट उनका नेम होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 इसकी काउंटिंग स्टार्ट होती है. और अगर आप कॉलम का नेम देना चाह रहे हैं, जैसे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 वट जो भी आप देना चाह रहे हैं, तो वो भी पॉसिबल है. लास्ट है कैन परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन रोज एंड कॉलम्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. अभी तक हम ये समझ रहे थे, अभी तक मैं ये समझा भी इसमें कि डेटा फ्रेम में हमें रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में डेटा को मैनेज किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद ये है कि अगर आप उस पर कोई अर्थमेटिक ऑपरेशंस अप्लाई करना चाह रहे हैं सभी पर या पर्टिकुलर एक सेल पर, तो वो भी पॉसिबल है. तो ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि आप अर्थमेटिक ऑपरेशंस रोज एंड कॉलम्स पर अप्लाई करना रोज एंड कॉलम्स पर अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. तो ये भी है. अभी यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से डेटा फ्रेम आपका वर्क करता है. देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, आप देख पा रहे होंगे. यहाँ पर 4 कॉलम्स हैं. कॉलम्स के नेम है नेम, नेम, एज, एड्रेस और क्वालिफिकेशन. तो 4 कॉलम्स हैं. हमें डेटा को मैनेज करना है और यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए. सपोज ये स्टूडेंट, आप ये समझिए कि ये इन्फॉर्मेशन एक स्टूडेंट की है, तो हमें स्टूडेंट का नेम चाहिए, एज चाहिए होगा, एड्रेस चाहिए होगा, क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, ठीक है. अब ये एक कंप्लीट रिकॉर्ड है. जैसे ये 0 J 27 Delhi MSc, तो ये एक कंप्लीट रिकॉर्ड है, ठीक है. इसको ये एक रो के अंदर मैनेज किया गया है इसको. इसी तरीके से सेकंड देखिए, सेकंड रो का डेटा देखिए, थर्ड रो का डेटा देखिए, फोर्थ रो का डेटा देखिए, 5 रो का डेटा देखिए. तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे 5 रोज़ हैं और हमारी 4 कॉलम्स हैं. यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने ये देखा होगा कि रोज़ की जो काउंटिंग स्टार्ट हुई है 0 से हुई है, और हमेशा 0 से होती है, चाहे रो की हो या कॉलम की हो. आप इसे रीनेम कर सकते हैं, अलग अलग नेम दे सकते हैं. कॉलम में आप देखेंगे अलग से नेम दे रखे हैं ऑलरेडी, नेम, एज, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, ठीक है. तो ये कॉलम के नेम है, और रो के नेम नहीं दे रखे. तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती है जो 0 से स्टार्ट होती है, वो यहाँ पर दे रखा है 0 1 2 3 4. तो 0 से स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा. तो चूँकि एंड 4 पर हो रहा है, तो हम कह सकते हैं इसके अंदर 5 रोज़ हैं, क्योंकि काउंटिंग 0 से स्टार्ट हुई है. काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती, 1 से स्टार्ट होती, तब ये आपका
यहाँ पर लास्ट वैल्यू जो होती है वो आपकी 5 होती है, चूँकि काउंटिंग 0 से स्टार्ट हुई है तो लास्ट वैल्यू इसकी 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ रोज 5 है यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे। तो अभी हमने इसमें स्लाइड में ये समझा कि एक डेटा फ्रेम एक 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में डेटा को मैनेज किया जा सकता है, और इसमें कॉलम्स और रोज़ होती हैं इसमें, जिसके कॉलम्स का अलग अलग डेटा टाइप होता है, साइज़ म्यूटेबल होता है, और लेवल्ड एक्सेस होती हैं, इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, और एक एग्जांपल देखा हमने समझा। चलिए आगे देखते हैं। तो पांडास डेटा फ्रेम के बारे में अब क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले तो देखिए हमको डेटा फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा। अर्थमेटिक ऑपरेशंस हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं रोज एंड कॉलम्स पर या पर्टिकुलर एक सेल पर, वो हम देखेंगे समझेंगे बाद में। लेकिन सबसे पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमको ये समझना है कि डेटा फ्रेम हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं यूजिंग पाइथन पांडास लाइब्रेरी। तो बहुत आसान सा सिंटेक्स है इसका। सबसे पहले आप लाइब्रेरी का नेम लिखिए, लाइब्रेरी ऑब्वियसली पांडास है तो आप सबसे पहले पांडास लिखेंगे, देन आफ्टर वेट ए मिनट, ओके, पांडास लिखेंगे, डॉट ऑपरेटर लगाइए, इसके बाद डेटा फ्रेम लिखिए, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा डेटा फ्रेम में, ये ध्यान रखिएगा डी और एफ कैपिटल है। उसके बाद उसके अंदर हम आर्गुमेंट या इसमें पैरामीटर्स, डिफरेंट पैरामीटर वैल्यूज़ हैं, इनको पास करेंगे। ये हैं डेटा, इंडेक्स, कॉलम्स, डी टाइप और कॉपी। इसको समझना होगा आपको कि इसमें क्या मतलब है इनका। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको डेटा फ्रेम बनाना है तो सबसे रिक्वायरमेंट जो असेंशियल रिक्वायरमेंट है वो है डेटा की। डेटा अगर होगा ही नहीं तो आप डेटा फ्रेम क्रिएट करने की कोशिश भी करेंगे तो क्या होगा, उस केस में होगा ये, तो उस केस में होगा ये कि अगर हम विदाउट डेटा फ्रेम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट होगा, क्लियर, जिसके अंदर कोई डेटा ही नहीं होगा। डेटा फ्रेम तो क्रिएट होगा पर उसके अंदर डेटा नहीं होगा, इट मीन्स वो यूजलेस होगा हमारे लिए। लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पैरामीटर वैल्यू है वो है डेटा। डेटा टेक्स वेरीज फॉर्म्स लाइक एनडी एरे, सीरीज, मैप्स, लिस्ट, डिक्शनरी, कांस्टेंट, आल्सो अनदर डेटा फ्रेम। तो अभी इसके अंदर जो डेटा पास करेंगे, क्वेश्चन ये आता है कि ये डेटा का फॉर्म क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप ऑलरेडी एनडी एरे पढ़ चुके हैं, नंपाई एरे के थ्रू आपने एरे क्रिएट करना सीख ही लिया है। तो अगर आपके पास एरे की फॉर्म में डेटा है तो उसके थ्रू आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास सीरीज़ है तो सीरीज़ के थ्रू डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, सीरीज़ हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया ही था। इसके साथ साथ मैप, लिस्ट, डिक्शनरी, इवन कांस्टेंट के साथ भी हम डेटा फ्रेम को हम क्रिएट कर सकते हैं। आगे देखेंगे किस तरीके से, लेकिन यहाँ पर एक जनरल डिस्क्रिप्शन में बता रहा हूँ आपको कि डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए। डेटा आपका एरे, सीरीज़, मैप, लिस्ट, डिक्शनरी, कांस्टेंट की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि दूसरे डेटा फ्रेम की हेल्प से हम एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट कर लें, तो ये भी पॉसिबल है। तो ये सब अगर है हमारे पास तो हम एक न्यू डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। आगे देखेंगे किस तरीके से। अभी सिर्फ यहाँ सिंटैक्स डिस्कस हो रहा है, तो वन बाय वन हम इसको भी स्टडी करेंगे कि किस तरीके से एनडी, एरे, सीरीज सब की हेल्प से डेटा फ्रेम को क्रिएट किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है इंडेक्स। देखिए, जैसे मैंने बताया कि आपको जो इंडेक्स होता है आपका रोल लेवल जिसे कहेंगे हम, तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप क्रिएट नहीं भी करेंगे तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं वो कंसीडर होती हैं, और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के लिए जो फंक्शन वर्क करेगा वो करेगा एन पी अरेंज एन। ये देखिए यहाँ पर, इसका मतलब वही काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। इस तरीके से डिफरेंट नंबर्स डिफरेंट रोज़ को दे दिए जाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा आप। और ये डिफ़ॉल्ट होता है, इट मीन्स अगर आप इसको अवॉइड कर दोगे, आपने अगर अपने डेटा फ्रेम क्रिएट करते समय इंडेक्स पैरामीटर का यूज़ नहीं किया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 से स्टार्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई इंडेक्स वैल्यू पास नहीं होती है तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये थी आपकी। और अगर आप देते हैं तो ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो जो भी आप इंडेक्स वैल्यू देंगे वही रो लेवल होगा आपका। इसी तरीके से कॉलम के लिए है, कॉलम के लिए भी ऐसे ही ऑप्शनल होता है। कॉलम का अगर आप नेम देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर आप नहीं देंगे तो फिर इसी से फंक्शन से एन पी डॉट अरेंज एन से ये आपका क्रिएट होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब पहला कॉलम का नेम आपका जो काउंटिंग होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, देन 1 2 3 अप टू सो ऑन, इस तरीके से होगा आपका। नेक्स्ट है आपका डी टाइप। डी टाइप का मतलब है डेटा टाइप। अगर आप डेटा टाइप मेंशन करना चाह रहे हैं तो डी टाइप यूज़ कर सकते हैं,
लास्ट आता है कॉपी, ये भी कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। नेक्स्ट आता है कॉपी। दिस कमांड इज़ यूज टू कॉपिंग द डेटा इफ़ द तो ये जो कमांड है बेसिकली, ठीक है, ये कॉपी करने के लिए यूज़ किया जाता है डेटा को, और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती है वो फॉल्स होती है। इसकी दो ही वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स। तो डिफ़ॉल्ट फॉल्स है, इसका मतलब कॉपी नहीं होता। अगर ट्रू करेंगे तो कॉपी डेटा हो जाएगा। तो जनरली इसको भी हम यूज़ नहीं करते। तो आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरीके से डेटा फ्रेम को क्रिएट किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट, यहाँ पर देखिए हम इनपुट लेंगे, और इनपुट लेंगे लिस्ट, डिक्शनरी, सीरीज़, नंपाई एरे और अनदर डेटा फ्रेम। इनके थ्रू हम डेटा फ्रेम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे किस तरीके से डेटा फ्रेम को क्रिएट किया जा सकता है। आपको ये प्रैक्टिकली भी करके देखना है, प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देखना है अपने सिस्टम पर। यहाँ प्रोग्राम को नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करके देखिएगा। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें। चलिए, तो सबसे पहले लिस्ट की बात करते हैं। अगर आपके पास लिस्ट है एज ए रॉ डेटा, तो उसकी हेल्प से डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट किया जा सकता है। उसके बाद डिक्शनरी, सीरीज़, एरे और अनदर डेटा फ्रेम की हेल्प से भी हम डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे वन बाय वन। तो बात करते हैं सबसे पहले एम्प्टी की। लिस्ट से पहले एम्प्टी की बात कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन अक्सर वाइवा वगैरह में पूछ लिया जाता है कि एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट करना है 1 मार्क क्वेश्चन में, तो आप कैसे क्रिएट करेंगे। क्योंकि जनरली हम ये तो जानते हैं कि भाई डेटा फ्रेम जो क्रिएट होगा वो लिस्ट, डिक्शनरी, एनडी, एरे, सीरीज, इन सब की हेल्प से किया जा सकता है। लेकिन ये पूछ लिया जाता है कि एम्प्टी या डेटा फ्रेम क्रिएट किया जाएगा, तो कुछ सोचना पड़ता है। कभी कभी स्टूडेंट इसमें भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। बड़ा सिंपल सा आंसर है, अगर आप डेटा पास ही नहीं करोगे तो एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट होगा। ठीक है, वही कुछ यहाँ पर समझा रखा है। देखिए, फर्स्ट लाइन लिखेंगे इम्पोर्ट पांडास एज पी डी। सेकेंड लाइन लिखेंगे डी एफ इजिकल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम। ठीक है, और फिर कर देंगे प्रिंट। तो क्या होगा, तो यहाँ पी, आपने ये सेकंड लाइन के अंदर देखा था, फर्स्ट लाइन तो कंपलसरी आप जानते होंगे, इंपोर्ट पांडास एज पी डी लिख रहे हैं, क्योंकि हमको अपने प्रोग्राम में पांडास को इंपोर्ट करना पड़ेगा लाइब्रेरी को, अगर हम इसके किसी भी फंक्शन को एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो डेटा फ्रेम इसका एक फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम डेटा फ्रेम क्रिएट करना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो अभी सबसे पहले हमें जो करना पड़ेगा वो ये हमें लिखना पड़ेगा इम्पोर्ट पांडाज एज पी डी। जैसे हमने लिखा इम्पोर्ट पांडाज एज पी डी, तो ये जो आपकी पांडाज लाइब्रेरी है अब आपके प्रोग्राम का पार्ट बन गई। आप इसके किसी भी फंक्शन को एक्सेस कर सकते हो, और एक्सेस करने का बड़ा आसान सा तरीका, लाइब्रेरी का नेम लिखिए, डॉट ऑपरेटर लगाइए, फंक्शन का नेम लिखिए, बड़ा आसान सा काम है। तो हमने लिखा इम्पोर्ट पांडाज एज पी डी, आफ्टर दैट डी एफ इजिकल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम, एंड लास्ट लाइन आप देख पा रहे होंगे प्रिंट डी एफ। डी एफ को कर देंगे हम प्रिंट। डी एफ क्या है आपका, डी एफ है डेटा फ्रेम। ठीक है, और जब डी एफ को प्रिंट करेंगे तो अभी इसके अंदर डेटा हमने पास नहीं किया, इवन हमने इसके अंदर कोई पैरामीटर वैल्यू पास ही नहीं की। डेटा एटलीस्ट हमको पास करना चाहिए था, ताकि कम से कम एक डेटा फ्रेम तो बन जाए जिसमें डेटा हो, लेकिन हमने वो भी नहीं दिया। तो अभी डेटा फ्रेम तो क्रिएट होगा बावजूद इसके भी, क्योंकि हमने यहाँ फंक्शन का यूज़ किया है। लेकिन चूँकि इस केस में हमने कोई भी डेटा पास नहीं किया, इसलिए एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट होगा। कुछ इस तरीके से आएगा आंसर आपका, कॉलम नल दिखाएगा, इंडेक्स नल दिखाएगा। ठीक है, तो ये एक एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट करने का आसान सा तरीका है, और मेथड इसको हम बड़ा आसान सा है। देखिए, आपको कोई वैल्यू पास ही नहीं करनी, कोई पैरामीटर वैल्यू पास ही नहीं करनी। जब कुछ पैरामीटर वैल्यू आप पास ही नहीं करोगे तो उसमें फिर आपका जो डेटा फ्रेम क्रिएट होगा वो एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो हम फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं, लिस्ट की हेल्प से डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अभी एम्प्टी देखा, देखिए अभी एम्प्टी के थ्रू तो हमने एम्प्टी डेटा फ्रेम तो हमने क्रिएट कर लिया। अभी हमको एक डेटा चाहिए, और चूँकि हमें लिस्ट के थ्रू डेटा फ्रेम क्रिएट करना है, तो सबसे पहले हम काम ये करते हैं कि एक लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट का नाम ही हमने दे दिया डेटा, सेकंड लाइन के अंदर। फर्स्ट लाइन में तो आई थिंक कोई कन्फ्यूजन होगा ही नहीं आपको। फर्स्ट लाइन है इम्पोर्ट पांडाज एज पी डी। तो हमने क्या काम किया, हमने काम ये किया कि हमने पांडास को इंपोर्ट किया अपने प्रोग्राम के अंदर, और यहाँ नेम दे दिया उसको पी डी। ठीक है, तो थ्रू आउट द प्रोग्राम हमको कहीं भी यूज़ करना होगा तो हम पी डी लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। इसके बाद हमने लिखा डेटा। डेटा की वैल्यू आप देख पा रहे हैं, डेटा की वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5, और ये एक लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट का साइन है, तो एक लिस्ट है। अभी हमें क्या काम करना है, अभी हमको डेटा फ्रेम क्रिएट करना है। तो देखिए लाइन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, डी एफ इज इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम, और फिर हमने ये पैरामीटर वैल्यू पास की। डेटा क्या है, एक लिस्ट है, तो एक लिस्ट को एज ए पैरामीटर वैल्यू पास कर दी। तो ये इसके लिए रॉ डेटा का काम करेगी, और ये एक डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा आपका जो लिस्ट है आपकी।
और फिर हमने कर दिया प्रिंट डीएफ। ये अलग बात है कि चूँकि सिर्फ इसमें एक सिंपल लिस्ट पास की गई है तो डेटा फ्रेम क्रिएट होगा वो एक सीरीज़ की तरह दिखाई देगा, ठीक है, वो एक अलग बात है। अभी देखिए ये आपका डेटा था 1 2 3 4 5। अभी जो आपको समझना है वो ये समझना है कि इसकी रो और कॉलम, ये देखिए रो किससे स्टार्ट हो रही है, काउंटिंग 0 1 2 3 4, 0 से स्टार्ट हो रही है, और कॉलम सिर्फ एक ही कॉलम है तो 0 से स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि हमने इंडेक्स और कॉलम पैरामीटर को यूज़ नहीं किया है इसलिए जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स और डिफ़ॉल्ट कॉलम वैल्यूज़ होंगी वो यहाँ पर अपना रोल प्ले करेंगी, और वो क्या है आपका, वो 0 से स्टार्ट होती है। तो हमेशा वहाँ फिर अगर आप नहीं दे रहे हैं, आपने दिया है तो बहुत अच्छी बात है, जो आप देंगे वही आपका नेम होगा, लेकिन अगर आपने नहीं दिया है तो डिफ़ॉल्ट रो और डिफ़ॉल्ट कॉलम्स के नेम 0 से स्टार्ट होते हैं, और उसी तरीके से वो आगे भी प्रोसेस करते हैं। जैसे 0 से स्टार्ट हुआ है तो फिर 0 के बाद 1 2 3 कंटिन्यूशन में रहेगा। कॉलम एक ही कॉलम है तो 0, एक और कॉलम होता तो फिर 1 2 3 इस तरीके से वो होता आपका। तो यहाँ पर हमने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया एक लिस्ट की हेल्प से, एक सिंपल लिस्ट थी उसकी हेल्प से डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि ये तो जो डेटा फ्रेम क्रिएट हुआ ना, ये एक सीरीज़ की तरह क्रिएट हुआ। मीनिंग इसमें ये है इसका कि सिर्फ इसके अंदर एक ही कॉलम है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता, डेटा फ्रेम में एक से ज़्यादा कॉलम होते हैं। और अगर हमें मोर देन वन कॉलम चाहिए जो एक्चुअल डेटा फ्रेम होता है हमारा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम लिस्ट की हेल्प से डेटा कैसे पास करेंगे। तो इसके लिए एक और एग्जांपल है, वो समझ के आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा किस तरीके से काम करता है। वहाँ देखिए हम क्या काम करेंगे, ये एग्जांपल 2 है, और इसमें भी हम लिस्ट की हेल्प से ही डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है पिछली बार से इसमें, तो बात डिफरेंस की चल रही थी कि पिछली बार से क्या डिफरेंस है। लिस्ट इसके अंदर भी है, लिस्ट पहले भी थी, यहाँ पर नेस्टेड लिस्ट है, ठीक है। जैसे एक लिस्ट है LX10, दूसरी लिस्ट है Bob12, थर्ड लिस्ट है Claire 13, और ये सब एक लिस्ट का पार्ट है। तो जब आप नेस्टेड लिस्ट का यूज़ करते हो तो उससे क्या होगा कि जब उसको हम एज ए डेटा पास करेंगे, ठीक है, डेटा फ्रेम के अंदर, तो हमारा एक्चुअल डेटा फ्रेम क्रिएट होगा। एक्चुअल डेटा फ्रेम से मतलब है कि जिसके अंदर एक से ज़्यादा कॉलम होंगे। डेटा फ्रेम पिछली बार भी क्रिएट हुआ था लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम था, और जब एक कॉलम वाले डेटा फ्रेम को हम सीरीज़ भी बोलते हैं, ये हमको पता ही है, ठीक है। तो और दूसरा हमने एक काम यहाँ पर ये करने की कोशिश की गई है कि पिछली बार कॉलम का जो नेम था ना, देखिए रो की काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडेक्स वैल्यूज़ होती हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉलम का एटलीस्ट नेम होना चाहिए, तभी कुछ समझ में आता है कि वो डेटा फ्रेम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जनरली होता ही है कि हम रो को तो चेंज नहीं करते लेकिन कॉलम को हम हमेशा नेम देते हैं। तो इसीलिए जो कॉलम एज ए पैरामीटर वैल्यू है वो हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। यहाँ भी ऐसा करने की कोशिश की गई है। अगर आपको रो के नेम भी चेंज करने हैं तो आप इंडेक्स पैरामीटर यूज़ कीजिए, लेकिन अगर आपको कॉलम का नेम चेंज करना है तो फिर वहाँ पर पैरामीटर जो यूज़ होगा वो कॉलम होगा। तो पहली बात तो ये कि अगर आपको लिस्ट की हेल्प से डेटा फ्रेम क्रिएट करना है और आपको एक्चुअल डेटा फ्रेम मतलब जिसके अंदर एक से ज़्यादा कॉलम हो वो चाहिए, तो आपको नेस्टेड लिस्ट पास करनी पड़ेगी, जैसे इसके अंदर है LX10, Bob12, Claire 13, ठीक है। थर्ड लाइन के अंदर देखिए, थर्ड लाइन में क्या है, DF इज इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम डेटा कॉलम नेम एंड एज। तो यहाँ पर हमने डेटा, और डेटा क्या है यहाँ पर, ये हमने ऊपर जो लिस्ट पास की है नेस्टेड लिस्ट, इसका नाम डेटा दे रखा है, इसको हमने, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि हमने यहाँ पर डेटा को एज ए पैरामीटर वैल्यू पास की और कॉलम के नेम दिए नेम और एज, ठीक है। तो कॉलम पैरामीटर यूज़ किया हमने यहाँ पर और कॉलम्स के नेम दिए गए नेम और एज, ठीक है। क्योंकि जो फर्स्ट वैल्यू है वो एक नेम है और जो सेकंड वैल्यू है लिस्ट के अंदर वो एक एज है उस स्टूडेंट की। तो यहाँ पर दो तीन बातें बहुत समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि अगर हमको डेटा फ्रेम क्रिएट करना है लिस्ट के थ्रू, तो हम एक से ज़्यादा कॉलम चाह रहे हैं, उस केस में हमको नेस्टेड लिस्ट का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे हमने इस केस के अंदर किया है। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अगर आपको कॉलम्स के नेम चाहिए तो आपको कॉलम पैरामीटर यूज़ करना पड़ेगा, और कॉलम्स के जो भी नेम है उन नेम्स को एक लिस्ट की फॉर्म में पास करना पड़ेगा। और जब आप नेम दें तो याद रखें सिंगल कोट्स के अंदर नेम दें, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है, जैसे इस केस में दिया गया है। क्लियर?
तो उसके बाद तो सिर्फ एक काम बचता है डेटा फ्रेम को प्रिंट करने का। तो हमने लास्ट स्टेटमेंट दिया प्रिंट डी एफ है डेटा फ्रेम का नेम, तो ये प्रिंट हो जाएगा और आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए चूँकि हमने यहाँ पर इंडेक्स वैल्यूज़ चेंज नहीं की हैं तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं 0 1 2 वही आ रही हैं, लेकिन चूँकि हमने कॉलम के नेम चेंज किए हैं कॉलम पैरामीटर का यूज़ करके, तो वहाँ पर नेम और एज शो कर रहा है इस तरीके से। और ये जो लिस्ट नेक्स्ट लिस्ट के जो एलिमेंट थे एलेक्स 10 बॉब 12 क्लैर्क 13, तो ये यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो ये अब एक कंप्लीट डेटा फ्रेम है। कंप्लीट डेटा फ्रेम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछली बार डेटा फ्रेम पिछली बार भी क्रिएट हुआ था लेकिन सिर्फ एक ही कॉलम था। यहाँ डेटा फ्रेम क्रिएट हुआ है तो 2 कॉलम है, एक कॉलम का नेम है नेम और दूसरे कॉलम का नेम है एज। नेम और एज नाम के 2 कॉलम यहाँ पर क्रिएट हुए हैं। ठीक है, तो समझने वाली बात ये है यहाँ पर कि जब कभी भी हमें एक्चुअल डेटा फ्रेम या डेटा फ्रेम क्रिएट करना होता है तो हम लिस्ट की हेल्प से उसे क्रिएट कर सकते हैं। उस केस में हमको नेस्टेड लिस्ट का यूज़ करना पड़ेगा। नेस्टेड लिस्ट में डिफरेंट रो के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमें लिस्ट की फॉर्म में पास करना पड़ेगा वन आफ्टर अनदर, और उनको एक सिंगल लिस्ट के अंदर हमें पास करना पड़ेगा जैसा हमने इस केस के अंदर किया है। दूसरी बात है कि अगर आप इंडेक्स या कॉलम का नेम चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इंडेक्स और कॉलम पैरामीटर्स वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उस केस में कंसीडर होंगी, जैसे इस केस में हो रहा है। इस केस में इंडेक्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 1 2 है। ठीक है, अगर हम इंडेक्स पैरामीटर यूज़ करते तो ऐसा नहीं होता। कॉलम की हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को ओवरराइट किया है कॉलम पैरामीटर का यूज़ करके, तो पैरामीटर का नाम है कॉलम्स COLUMNS। ठीक है, और यहाँ नेम दी और यहाँ हमने वैल्यूज़ दी है नेम और एज, तो नेम और एज कॉलम्स के यहाँ पर नेम शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम लिस्ट की हेल्प से डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी की हेल्प से भी हम क्रिएट कर सकते हैं, ऑब्वियसली क्रिएट कर सकते हैं। डिक्शनरी की क्या पहचान है? डिक्शनरी की पहचान ये है कि डिक्शनरी को हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं और डिक्शनरी में जो वैल्यू लिखी जाती हैं ये ध्यान रखिएगा वो हमेशा की, जैसे एक की है कॉलन वैल्यू की फॉर्मेट में लिखी जाती है, तो ये हमेशा कॉम्बिनेशन होता है। वहाँ नंबरिंग काउंटिंग इंडेक्स वैल्यूज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। वहाँ हमेशा की वैल्यू के पेयर में चलती हैं वैल्यूज़। हर जितनी वैल्यूज़ होंगी उनके रिगार्डिंग एक की होगी और उस की के थ्रू ही उस वैल्यू को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए, और कर्ली ब्रैकेट का साइन यूज़ होता है। तो पहली लाइन ये तो क्लियर हो गई, इम्पोर्ट पांडास एज PD। फिर हमने डेटा लिया, कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो ऑब्वियसली एक बात तो क्लियर हो गई। वो क्या? वो ये कि हम यहाँ पर डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर की दी, की का नेम दिया नेम, ठीक, और सेकंड की का नेम दिया रिकी। 2 कीज़ यूज़ हुई। अब इस की के रिगार्डिंग जो वैल्यू है वो एक सिंगल वैल्यू नहीं है, इस बात को समझिएगा, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में हम डिक्शनरी की हेल्प से ही डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। ये सबसे कॉमन मेथड है डेटा फ्रेम क्रिएट करने का। तो यहाँ डिक्शनरी का नेम है नेम, सॉरी यहाँ की है नेम और एज। ठीक है, ये रहा एज। अब यहाँ कॉलन के बाद जो वैल्यू यूज़ करनी थी वो सिंगल वैल्यू ना होके, ये आप देख पा रहे हैं एक लिस्ट है। ऐसे नेम के साथ एज के साथ आप यहाँ देखेंगे ये भी एक लिस्ट दे रखी है, यानी एक सिंगल वैल्यू नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है एक सिंगल वैल्यू ना होके वैल्यू एक लिस्ट की फॉर्म में दे रखी है, नेम के साथ भी और एज के साथ भी। जबकि नेम और एज क्या है यहाँ पर? नेम और एज हैं कीज़। सवाल ये कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए क्योंकि हमको एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है और डेटा फ्रेम के अंदर आपके जब हम क्रिएट करते हैं डिक्शनरी की हेल्प से डेटा फ्रेम, तो जो उसमें की होती हैं, ये बात समझिएगा, जो कीज़ होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम का नेम बन जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे इस केस में है नेम और एज। ठीक है, तो वहाँ पर हमें एक एडवांटेज ये मिलता है कि वहाँ अगर हम कॉलम का नेम मेंशन ना भी करें तो भी जो डिक्शनरी की कीज़ होती हैं वो कॉलम बन जाती हैं, जैसा इस केस में हो रहा है। एक तो ये हुआ। अब आप ये कहेंगे कि सर इसमें एज पहले आ रहा है और नेम बाद में आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है
क्योंकि जो डिक्शनरी है वो अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है, और अनऑर्डर्ड का मतलब ही ये होता है कि उसका कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है। आप जिस ऑर्डर में डेटा को मैनेज कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि कंप्यूटर में भी उसी ऑर्डर में वो डेटा मैनेज हो या शो हो वो। तो एज पहले आ सकता है, नेम बाद में, नेम भी पहले आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नेम पहले नहीं आ सकता, लेकिन आपका ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता यहाँ पर, तो इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ परेशान मत हो जाइए कि देखिए कि एज पहले क्यों आ रहा है, नेम बाद में क्यों आ रहा है। ठीक है, हो ही सकता है कि आप एग्जीक्यूट करें तो नेम पहले आए एज बाद में आए, लेकिन ये भी हो सकता है कि एज पहले आए और नेम बाद में आए, क्योंकि अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है, इसका कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है। क्योंकि कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है तो डेटा किसी तरीके से शो हो सकता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि एज के रिगार्डिंग एज आएगा और नेम के रिगार्डिंग नेम आएगा, तो ये समझ लीजिएगा। लेकिन नेम और एज ऑर्डर का जो कॉलम्स का जो ऑर्डर है वो आपस में इंटरचेंज कर सकता है, पहले नेम आ सकता है या पहले एज आ सकता है। एक तो बात ये हुई। अब ये इसमें होगा क्या, ये देखिएगा आप कि आपने नेम के रिगार्डिंग जो वैल्यूज़ पास की वो एक लिस्ट की फॉर्म में पास की, टॉम, जैक, स्टीव, रिकी, और इसी तरीके से एज की के रिगार्डिंग जो वैल्यू पास की वो भी एक लिस्ट की फॉर्म में पास की। तो अब होगा क्या, ये एक पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज़ बन जाएंगी और ये भी कॉलम्स की वैल्यू बन जाएंगी। तो देखिए इसी ऑर्डर में आ रहा है टॉम, जैक, स्टीव, रिकी, टॉम, जैक, स्टीव, रिकी, और एज भी आ रही है 28, 34, 29, 42, 28, 34, 29, 42। यहाँ ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ ऑर्डर चेंज नहीं होगा वैल्यूज़ का। ठीक है, वैल्यूज़ इसी ऑर्डर में आएंगी, टॉम, जैक, स्टीव, रिकी। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैक की जो एज होगी वो हमेशा हर बार 34 ही होगी, वो चेंज नहीं होगी। तो यहाँ ये डेटा मैच करता है। जो मैं बात कर रहा था अनऑर्डर्ड डेटा टाइप की, तो वो उसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो आपकी कीज़ हैं उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, उनकी वैल्यूज़ का ऑर्डर चेंज नहीं होगा, वैल्यूज़ का ऑर्डर हमेशा सेम रहेगा। चलिए, एक तो ये हो गया। तो यहाँ हमने की दी और वैल्यूज़ दी, और वैल्यूज़ को एक से ज़्यादा क्यों दिया, लिस्ट की फॉर्म में क्यों दिया, वो इसलिए था क्योंकि हमें एक से ज़्यादा वैल्यू चाहिए थी डेटा फ्रेम में। अगर हम एक वैल्यू पास करते तो सिर्फ इतना ही आता, इतना पोर्शन आता, लेकिन इससे हमारा कुछ काम नहीं बनता। डेटा फ्रेम के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं, एक से ज़्यादा रोज़ होती हैं, और एक से ज़्यादा रोज़ चाहिए हमको, इसीलिए हमने लिस्ट की फॉर्म में डेटा वैल्यूज़ को पास किया, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं, आगे क्या करना है। आगे हमको काम ये करना है कि हमको डेटा फ्रेम को प्रिंट करना है। प्रिंट करना ज़रूरी इसलिए क्योंकि स्क्रीन पर पता तो चले कि जो डेटा फ्रेम हमने बनाया है वो सही बना है कि नहीं बना। लेकिन उससे पहले यहाँ पर इस स्टेटमेंट में आप ये देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, डी एफ इजिकल टू पी डी डेटा फ्रेम डेटा। तो हमने यहाँ डेटा फ्रेम क्रिएट किया है। एक्चुअली ये तो सिर्फ एक डिक्शनरी है, अभी इसका हमने एक डिक्शनरी बनाई है, डेटा फ्रेम तो बनाया नहीं है, तो इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए हमको डेटा फ्रेम फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने लिखा पी डी डॉट डेटा फ्रेम डेटा एज ए पैरामीटर वैल्यू यहाँ पास कर दी, डेटा फ्रेम बन गया। बनने के बाद हमको सिर्फ ये देखना है कि ये डेटा फ्रेम किस तरीके से बना है, तो हमने यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट दे दिया। प्रिंट स्टेटमेंट के बाद आपका आउटपुट ये आएगा। तो यहाँ आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपका डेटा फ्रेम बना है। क्लियर। तो इस तरीके से हम एक लिस्ट की हेल्प से, एक डिक्शनरी की हेल्प से, जिसमें वैल्यूज़ को एक लिस्ट की फॉर्म में पास किया गया है, हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। ये सबसे कॉमन मेथड है डेटा फ्रेम क्रिएट करने का, इसको याद रख लीजिएगा। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है अलग से भी, और नहीं भी पूछा जाता तो डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए जनरली हम डिक्शनरी के थ्रू ही डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, और जो वैल्यूज़ पास करते हैं लिस्ट की फॉर्म में पास करते हैं। यहाँ ये बात ध्यान रखिएगा कि हमने यहाँ पर कॉलम्स के नेम यूज़ नहीं किए हैं, कॉलम पैरामीटर यूज़ ही नहीं किया है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि कीज़ जो होती है ना डिक्शनरी में, वो ऑटोमेटिकली कॉलम का काम करती हैं, इसलिए ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। तो यहाँ कॉलम पैरामीटर की वैल्यूज़, कॉलम पैरामीटर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप यूज़ नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा आपका। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है इसका। क्लियर। आगे देखिए, क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर अब एक, कि अगर हम कॉलम पैरामीटर या इंडेक्स पैरामीटर को यूज़ करें तो उस केस में क्या होगा। उस केस में ये होगा कि अगर वो कॉलम, चलिए वन बाई वन चलते हैं। पहले तो हम एक काम करते हैं, हम सेम प्रोग्राम को लेते हैं, जैसे हमने ये लिया इंपोर्ट पांडास एस पी डी, सेम डेटा लिया जो पिछली बार लिया था, अभी तो कुछ भी चेंज नहीं है, लेकिन इस बार हमने इंडेक्स वैल्यूज़ चेंज कर दी।
हमने इंडेक्स पैरामीटर को यूज़ किया है और इंडेक्स में आप देख पा रहे होंगे हमने लिया रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4। तो क्या होगा, आउटपुट एक्सपेक्टेड है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। तो पिछली बार वाला ही प्रोग्राम आउटपुट रहेगा, सेम रहेगा, बस इस बार जो चेंज होगा वो ये चेंज होगा कि इंडेक्स वैल्यूज़ के नेम चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर ये पैरामीटर यूज़ किया है। कौन सा, इंडेक्स, ये देखिए। और वैल्यूज़ क्या है उसकी, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4। क्योंकि वैल्यूज़ हैं इसकी, तो इसी के अकॉर्डिंग आंसर आपका आ जाएगा, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4। और अगर ऐसा है इसके अंदर, चलिए तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।